दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर्षित गहरी सोच में डूब गया। उसने खड़े होकर अपना मास्क पहना। ठीक है, समझ गया, आप अच्छे से आराम करें। अगले दिन पोलर्टन में दो बड़ी खबरें जारी हुईं। टाई हेवन में वर्मा परिवार ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। उस कंपनी ने फार्मास्यूटिकल, लग्जरी सामान और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में कदम रखा था। इसके अलावा नंदिनी कंपनी की चेयरपर्सन थीं। यह खबर सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए। वे नंदिनी की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके। आखिरकार उन्होंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था। फिर भी टाई हेवन में वर्मा परिवार को नंदिनी का सपोर्ट मिला हुआ था। यही वजह थी कि ज्यादातर ग्रुप्स खतरा महसूस कर रहे थे। हर कोई जानता था कि टाई हेवन किंग कौन था। वह टाई हेवन में बसा एक पावरफुल इंसान था। शॉर्ट में, उसे टाई हेवन के सभी मामलों पर फाइनल डिसीजन लेने का राइट था। इसलिए कई लोग सोच रहे थे कि उस पावरफुल फैमिली के पोलर्टन में आने के बाद क्या होगा। दूसरी खबर रॉड्रिगेज परिवार के पोलर्टन में वापस आने की थी। इसके अलावा उन्होंने एक नई कंपनी नोआ इंटरनेशनल ग्रुप की स्थापना करके अपनी वापसी अनाउंस की थी। जब लावण्या को यह खबर मिली तो उसने आलस से अपना शरीर स्ट्रेच किया। चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, उसने सॉफ्टली कहा। उसने ब्लैक स्टिलेटो हील्स के साथ एक टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी। इसके अलावा उसके एक एंकल के चारों ओर एक रेड धागा था। उसकी स्किन फेयर और सॉफ्ट थी, जो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अचानक किसी ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही हर्षित कमरे में एंटर हुआ, उसकी नजर अनजाने में लावण्या की थाइस के बीच उसकी रेड पैंटी पर चली गई। वाह, कितना लकी डे है। हालांकि उसने ऐसा शो किया जैसे उसकी नजर सामने की ओर हो। मुझे बिना परमिशन के अंदर आने के लिए डांटने पर मजबूर मत करो। लावण्या ने तुरंत अपनी टांगें क्रॉस कर ली। फिर उसने उस पर आंखें घुमाई। मैंने कुछ नहीं देखा। हर्षित के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? मेरा इरादा जानबूझकर तुम्हारी पैंटी देखने का नहीं था, उसने अपने दिल में सोचा। लावण्या सीधे बैठ गई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हर्षित ने कुछ पेपर्स निकाले और उसे थमा दिए। मैंने सुना है कि तुम इन वर्ड्स को पहचानती हो। जैसे ही लावण्या ने पेपर्स अपने हाथ में लिए, उसका फेस सीरियस हो गया। ये पापिलोन द्वारा यूज किए गए सिफरटेक्स्ट के लेटेस्ट वर्जन हैं। तुम्हें ये कहां मिले? हर्षित ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने 4 चेहरे वाले देवदूत बेनेट को मार दिया है। लावण्या की क्लियर ब्यूटीफुल आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गईं और उसकी ब्रीदिंग तेज हो गई। सच में? उसने हर्षित पर अपनी नजरें फोकस की और कहा, अब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हूं। हर्षित ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया। ये पेपर्स किस बारे में है? लावण्या ने कहा, मैं इन्हें अकेले नहीं समझ सकती। ऐसा करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। हर्षित ने कहा, तो फिर रीना से कहो कि वह आकर हमारी हेल्प करे। तुम वाकई बहुत अच्छे से सब जानते हो, है ना? ये डरावना है। लावण्या ने प्यार से उसकी तरफ आंखें घुमाई। उसने अपना फोन निकाला और रीना को इनवाइट करने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, उसने कहा कि वह कल आएगी। क्या आज तुम्हें कुछ काम है? हर्षित ने कुछ सेकंड सोचा और फिर जवाब दिया, अभी नहीं। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो और किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलो, लावण्या ने कहा। क्या यह अविराज है? हर्षित ने पूछा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ये पूछ रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम कल मेरे साथ वहां जाओगे, लेकिन तुम एंड में भाग गए। तुम्हें पता है, मुझे अब तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, लावण्या ने कंप्लेन किया। फिर भी हर्षित ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। वह साइलेंट खड़ा रहा, बिना किसी रिएक्शन के। ये देखकर लावण्या ने मजाक बंद करने का डिसीजन लिया। मैं आज साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर से मिलने जा रही हूं। वह यंग और हैंडसम है। वह एक रिच, गुड लुकिंग मैन होगा। शायद मुझे उससे कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें जलन होगी? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? हर्षित बोला। लावण्या उसके वर्ड से शॉक्ड रह गई।
गुस्से में वह लगभग उठ खड़ी हुई और उसके फेस पर पंच मारने ही वाली थी। जाओ और तैयार हो जाओ, मैंने बाद में ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट में उनसे मिलने का फैसला किया है। लावण्या ने बात बदल दी। 10 मिनट बाद हर्षित ने लावण्या की एस्टन मार्टिन, जिसकी कीमत 48 मिलियन थी, को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट का एरिया 5,30,000 स्क्वायर मीटर था। इसके अलावा इसका मार्केट वैल्यू 30 बिलियन से ज्यादा था। हर्षित को यह पता नहीं था कि वे असल में उसकी खुद की प्रॉपर्टीज थीं। जैसे ही वह कार में बैठा, चंद्रकांत ने उसे पुकारा, हर्षित, क्या आज आप फ्री हैं? क्या हुआ? हर्षित ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। क्या आप सीजन्स होटल में आ सकते हैं? चंद्रकांत ने विनम्रता से पूछा। हर्षित सरप्राइज हो गया। कोइंसिडेंटली सीजन्स होटल भी साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट में ही था, इसलिए वह अपने रास्ते में वहां रुक सकता था। जरूर। लावण्या ने कुछ भी नहीं सुना। वह आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही थी। उसने एक लेसी टॉप और स्लिम फिट पैंट पहनी हुई थी। इसके अलावा उसने ब्लैक हील्स पहनी थीं, जो एलिगेंट और क्लासी लग रही थीं। यह लिमिटेड एस्टन मार्टिन है। करंटली हमारे कंट्री में इनमें से सिर्फ 3 ही हैं। उनमें से हर एक की कीमत 48 मिलियन है, लावण्या ने अचानक कहा। ओह, हर्षित ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। अचानक लावण्या की इंटरेस्ट बढ़ गई। उसने हर्षित की साइड प्रोफाइल को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करने के बारे में सोचना चाहते हो? मैं तुम्हें यह कार गिफ्ट के रूप में दे सकती हूं। हर्षित ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लावण्या ने आगे कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता है कि कितने लड़के मुझसे डेट करने के लिए वेट कर रहे हैं? कितना इनसेंसिटिव और रोमांटिक आदमी है। मुझे पता है, हर्षित ने जवाब दिया। तो फिर क्या मैं ब्यूटीफुल हूं? लावण्या ने अपने बालों को कान के पीछे किया, जिससे उसका सुडौल चेहरा और भी क्लियर दिखाई दिया। आप ठीक हैं? लावण्या ने रिप्लाई में मजाक उड़ाया। ठीक है? ठीक है से उसका क्या मतलब है? मैं चौहान फैमिली की बेटी हूं, जिसे हर कोई पसंद करता है और प्रशंसा करता है। फिर भी वह कहता है कि मैं ठीक हूं। उसने नाराजगी में अपने होंठ सिकोड़े। मुझे अचरज हो रहा है कि तुम कौन हो। क्या तुम पैराडाइज सेप्ट के लीडर के बेटे हो? हर्षित ने अपने होंठों के कोनों को मोड़कर स्माइल की। पैराडाइज सेप्ट? हालांकि जब वह मुस्कुराया तो उसकी आंखों में ठंडक झलक उठी। वह लावण्या की ओर मुड़ा और बोला, मैं अब चलता हूं, मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी। अब तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, इसलिए तुम्हें मुझे हर समय सेफ रखना होगा। क्या होगा अगर साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर एक विकृत इंसान निकला? लावण्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। कुछ सेकंड सोचने के बाद हर्षित ने जवाब दिया, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड कहां है? लावण्या ने चंद्रकांत को मैसेज भेजने के लिए अपना फोन निकाला। जल्द ही चंद्रकांत ने उनके मिलने की जगह कंफर्म करते हुए रिप्लाई कर दिया। सीजन्स होटल, हर्षित ने कहा। लावण्या कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई। क्या संयोग है, मैं भी वहीं जा रही हूं। चलो साथ चलते हैं। चूंकि साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट 5,30,000 स्क्वायर मीटर बड़ा था, इसलिए यह भविष्य में टेरेंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेल इंडस्ट्री का लीडर बन सकता था। पोलर्टन में हर जानकार इंसान जानता था कि साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट भविष्य में पैसों की खान बनने वाला था। यहां तक कि नंदिनी को भी इस बात की जानकारी थी। आखिरकार, हालांकि साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट ने अभी अपना पहला फेज शुरू किया था, लेकिन इसने पहले ही सैकड़ों ई कॉमर्स बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर लिया था। यह बताने की जरूरत नहीं है कि ओमकार की एंटीक शॉप भी उसी इलाके में थी। ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के एंट्री गेट पर सीजन्स होटल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गार्ड अपने आसपास के सभी बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हो। जब तक चंद्रकांत वहां था, पोलर्टन में किसी ने भी डिस्ट्रिक्ट पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच चंद्रकांत एक प्राइवेट रूम में हाथ में बेंत लिए बैठा था। उसके बाल बिल्कुल साफ सुथरे थे और वह एक राजसी इंप्रेसिव आभा बिखेर रहा था, मानो वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता हो। इसके अलावा कुछ दूरी पर 2 अधेड़ उम्र के आदमी बेचैनी से बैठे थे। वे एक जैसे दिखते थे और उनके बॉडी टाइप भी सेम थे।
हालांकि उनमें से एक के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि दूसरा बिल्कुल क्लीन शेव था। दाढ़ी वाला वह आदमी ओमकार ग्रीन था, जो ओमकार एंटीक का ऑनर था। वह एंटीक इंडस्ट्री में भी एक टाइकून था। पूरे देश में मौजूद प्राचीन वस्तुओं का 30% हिस्सा उसके पास था। हालांकि उसकी नेट वर्थ अरबों में थी, लेकिन चंद्रकांत के सामने वह एक बच्चे की तरह दिखता था, क्योंकि वह चंद्रकांत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जहां तक क्लीन शेव फेस वाले इंसान की बात है, अगर वह अब भी जिंदा होता तो हरिओम उसे जरूर पहचान लेता। वह अनिकेत ग्रीन था, जो पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल में एक इन्फ्लुएंशियल इंसान था। इसके अलावा वह पोलर्टन में एक प्रभावशाली पॉलिटिशियन भी था। क्या यह सच है कि तुम्हारा स्वामी आज रात आएगा? यहोशू ने सावधानी से पूछा। उसे अभी भी अच्छी तरह याद था कि हर्षित कितना भयानक था। आखिरकार हर्षित ने पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल में सारे बेकार लोगों को बिना किसी मेहनत के हटा दिया था। अनिकेत कुछ कर पाता, इससे पहले ही उसे वार्निंग मिल गई थी। यह बताने की जरूरत नहीं थी कि यह टेरांडिया प्रांतीय केंद्र की ओर से एक सीरियस वार्निंग थी। इसके अलावा चंद्रकांत भी उसके घर आया और उसे चेतावनी दी, जब मेरे स्वामी गुस्से में हो तो कोई बेकार स्टेप मत उठाना, वरना कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। यह सेंटेंस सुनकर अनिकेत का खून ठंडा पड़ गया। हालांकि यह इंसिडेंट 3 दिन पहले हुआ था, फिर भी अनिकेत को नींद नहीं आती थी। उसे अक्सर डरावने सपने आते थे और वह हमेशा सदमे में उठ जाता था। जहां तक ओमकार एंटीक के ऑनर ओमकार की बात है, वह कभी भी दूसरों की बराबरी नहीं कर सका। वह हमेशा से एक ईमानदार बिजनेसमैन था, इसलिए उसकी गुड रेप्यूटेशन बनी हुई थी। दुर्भाग्यवश चंद्रकांत बिजनेस में उससे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जबकि नॉर्थ प्रिंस टायसन और साउथ प्रिंस जाईशान शेडी बिजनेस में उससे ज्यादा एक्सीलेंट थे। इसलिए वह और भी ज्यादा डरा हुआ था। मुझे लगता है कि वह लगभग 10 मिनट में आ जाएगा। जब से तुम दोनों छोटे थे, तब से मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहा हूं, इसलिए मैं तुम दोनों को बहुत पसंद करता हूं। चंद्रकांत ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्वामी पर एक अच्छी छाप छोड़ो, इसलिए मैंने आज रात तुम दोनों को यहां बुलाया है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि वह कितने पावरफुल और इंपॉर्टेंट इंसान हैं। थैंक यू मिस्टर चंद्रकांत, अनिकेत ने थैंक्सफुली कहा। लावण्या भी यहां होंगी, वह हमारे साथ साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट की कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करेंगी, चंद्रकांत ने कहा। इसके अलावा रीना भी एक बहुत इंटेलिजेंट वुमन है, वह हमारे साथ कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। ओमकार सिर्फ एंटीक वैल्यूएशन में अच्छा था, इसलिए उसे बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा, क्या साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट वाकई इतना वैल्यूएबल है? उसने थोड़ी देर रुककर कहा, यह इतना बड़ा नहीं है, है ना? 5,30,000 स्क्वायर मीटर पहले से ही इसका मैक्सिमम लैंड कवरेज है। चंद्रकांत ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न एरिया में क्या है? समुद्र। फिर भी ओमकार को समझ नहीं आया कि चंद्रकांत क्या कहना चाह रहा था। इसके अलावा यह कम डेप्थ वाला समुद्र है, किनारे रॉकी हैं, इसीलिए हम वहां डॉक नहीं बना सकते। हम इसका यूज सिर्फ सीवीड फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। चंद्रकांत बहुत परेशान हो गया। उसने अनिकेत की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? अनिकेत ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे बिजली चमकी हो, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि यह आइडिया बहुत फनी था। मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, चंद्रकांत स्माइल करते हुए बोला। यहोशू ने दांत पीसते हुए कहा, लैंड रिक्लेमेशन। ओमकार ने जैसे ही यह शब्द सुना, वह चौंक गया। बिल्कुल नहीं, ऑफिशियल अप्रूवल लेटर के बिना मेरा भाई भी इस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। सिर हिलाते हुए उसने जल्दी से कहा, आखिरकार यह मंजूरी लोकल अथॉरिटीज के कंट्रोल से बाहर है। जब तक कि यह चिलियार्ड एवियन या पैराडाइज सेप्ट द्वारा इशू न किया गया हो, चंद्रकांत ने कहा। यह भूमि पुनर्ग्रहण है। ओमकार और अनिकेत दोनों ही अचंभित रह गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर के अंदर कोई जबरदस्त ब्लास्ट हुआ हो।
लानत है। ओमकार ने तुरंत गाली दी। उसकी सांसें तक अनियमित हो गई थीं। अगर यह वाकई लैंड रिक्लेमेशन था तो इससे पोलर्टन के पूरे इलाके को भारी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता था। इसका मतलब था कि प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स सिस्टम बेहतर होगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और यहां तक कि पोर्ट कंस्ट्रक्शन भी हो सकता था। क्या यह वाकई रियल है मिस्टर चंद्रकांत? अनिकेत की आवाज अचानक गंभीर हो गई। चंद्रकांत ने उसे आश्वस्त किया। अप्रूवल लेटर अभी बन रहा है, इसलिए इसे जल्द ही मेरे स्वामी तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही इस पर चिलियड एवियन के सिग्नेचर भी होंगे। जब चंद्रकांत ने इतना बड़ा खुलासा किया तो दोनों हैरान रह गए। यह खबर टाई हेवन से वर्मा फैमिली और पोलर्टन में पैरासाइट के स्टेप लेने की न्यूज से भी बड़ी थी। इसके अलावा इस बार 2 लैंड रिक्लेमेशन होंगे। उनमें से एक साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ रीजन में होगा, जो सी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा साउथ कोस्ट के साउथ ईस्टर्न आइलैंड पर होगा। चंद्रकांत ने आगे कहा। चंद्रकांत की बातें सुनकर ओमकार और अनिकेत दोनों ही एकदम शांत हो गए, जैसे सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। चंद्रकांत ने आगे कहा, यह मेरे स्वामी की संप्रभुता का सिर्फ 1% है। अब तो समझ गए, है ना? 1% संप्रभुता, सिर्फ 1% पावर यूज करके दोनों लैंड रिक्लेमेशन एक साथ। आखिर यह स्वामी है कौन? दोनों की सांसें थम गईं। इस वजह से उनके मन में उस स्वामी के लिए पहले से भी ज्यादा सम्मान जाग गया। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज रात वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि स्वामी पर अपनी गहरी छाप छोड़ सकें। शाम के 7 बजे इस तरह नाइट लाइफ शुरू हुई। हर्षित कार से सीजन्स होटल पहुंचा। लावण्या के कार से उतरने के बाद हर्षित ने पार्किंग एरिया में कार पार्क की और उसके पास चला गया। आप कितने योग्य बॉडीगार्ड हैं, लावण्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हर्षित ने सामान्य एक्सप्रेशन में जवाब दिया, इसका एकमात्र नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसके साथ सिर्फ 5,000 रुपए का मंथली सैलरी पैकेज आता है। तो फिर मैं तुम्हें सैलरी हाइक दूंगी, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी पास से आती आवाजों ने उसे बीच में रोक दिया। बॉडीगार्ड, 5,000 सैलरी? तो तुमने एजेंट की जॉब छोड़ दी और अब मिस कॉलिंस के बॉडीगार्ड बन गए? हर्षित, पास के एरिया में एक मजाक उड़ाने वाली आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में लावण्या की आंखें ठंडी हो गईं। उसने बाईं तरफ आगे की ओर घूर कर देखा। वहां महेश खड़ा था, एक ग्रे ओवरकोट पहने हुए और बालों को बीच से पार्टेड किए हुए, जिससे वह खुद को थोड़ा स्त्री सा लुक देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाईं और दाईं ओर इशिता और सुमित्रा थीं, जो बेहद खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी के साथ तिरस्कार भी झलक रहा था। दफा हो जाओ, अगर अभी नहीं भागे तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। लावण्या का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। किसी वजह से हर्षित का अपमान सुनकर वह अंदर तक आग बबूला हो गई थी। महेश ने भी सांस खींची और सम्मान पूर्वक सफाई देने लगा। मुझे बहुत खेद है मिस चौहान, मैं आपकी नहीं उसकी बात कर रहा था। जो लड़का वहां खड़ा है वह मेरा हाई स्कूल का एक्स क्लासमेट है और मैं आपको बता सकता हूं कि वह अच्छा इंसान नहीं है। लावण्या की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें जरूर मरना चाहिए। यह सुनते ही महेश घबरा गया। हाल ही में महेश बहुत घमंड में रह रहा था। उसने न सिर्फ एक अमूल्य अवशेष चुराया और उसे ओमकार को गिफ्ट किया, बल्कि उसने पहाड़ किनारे एक गांव में एंटीक आइटम्स का बड़ा स्टॉक भी खोज लिया था। इसके बदले ओमकार ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया था और उसे 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड भी मिला था। साथ ही ओमकार ने उसे ओमकार एंटिक्स के सीनियर ऑफिसर्स में से एक बना दिया था। इसीलिए महेश का अहंकार आसमान छूने लगा था। 10 अरब से ज्यादा नेटवर्थ के साथ लावण्या निश्चित रूप से पोलर्टन की सबसे प्रसिद्ध बिजनेस वुमन थी। हालांकि ओमकार एंटिक्स भी एक मजबूत ताकत थी। मिस चौहान, प्लीज ये मत सोचिए कि आप सिर्फ पैसों के बल पर कुछ भी कर सकती हैं। महेश का चेहरा बेरुखी से सख्त हो गया और वह मजाक उड़ाते हुए बोला, वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है जिसका मंथली वेतन 5,000 रुपये है। मुझे उसमें और एक कुत्ते में कोई अंतर नहीं दिखता। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लावण्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
अब वह खुलकर गुस्सा दिखाने ही वाली थी। हाथ हिलाते हुए हर्षित ने जल्दी से लावण्या को रोका। फिर उसने महेश को डांटा, मुझे बताओ, क्या तुम सच में पोलर्टन एस्टेट्स में वो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो? और साथ ही तुम राफे को उसके वादे के मुताबिक कमीशन की पूरी अमाउंट कब दोगे? महेश कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। छोटे लोगों का रवैया ऐसा ही होता है। बस इतना बता दूं कि मैं पक्का वो प्रॉपर्टी खरीदूंगा। जहां तक 2 मिलियन के कमीशन की बात है, ये शर्म की बात है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उस वक्त इशिता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हर्षित, तुम अपने आप को क्या समझते हो? सुमित्रा ने कहा, बिल्कुल सही, सिर्फ इसलिए कि तुम मिस कॉलिंस के बॉडीगार्ड हो, तुम इतने ऊंचे और पावरफुल बनने की हिम्मत मत करो। एक कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है। हर्षित ने सुमित्रा को कठोर नजर से देखा और ताना मारते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अपनी छाती जोर से थपथपाते हुए सुमित्रा ने डरने का नाटक किया। ओह नहीं, मेरी मदद करो महेश, मैं बहुत डरी हुई हूं, वो मेरी गर्दन तोड़ने वाला है। कुछ पल रुकने के बाद उसने अपनी नजर हर्षित पर डाली और कहा, तो मेरा एक्टिंग स्किल कैसा था? मेरे अंदर सुपरस्टार बनने की काबिलियत है ना? मैं कल सुबह डोंटर पिक्चर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूं, इसलिए अगली बार जब तुम मुझे ऐसे एक्टिंग करते देखोगे तो वो टीवी पर होगा। हर्षित ने सिर्फ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और महेश को घूरने लगा। मैं तुम्हारे साथ बकवास करना बंद कर चुका हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राफे का मुआवजा 3 दिन में पूरा कर दो, तो कल तुम्हारा लास्ट डे होगा। महेश ने इस पर जोर से ठहाका लगाया। मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तो अब तुम क्या करोगे? हाँ। जैसे ही वो बोल रहा था उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसने लोगों के एक ग्रुप को मेन हॉल से एंट्रेंस की तरफ आते देखा और उन सब की बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग थी। उन्हें यह देखकर झटका लगा कि उनके बॉस ओमकार, जो ओमकार्स एंटिक्स के चेयरमैन थे, उनमें से एक थे। महेश ने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी करो, तुम दोनों को अभी यहां से निकलना होगा। मेरे बॉस यहां हैं, मुझे उन पर अच्छा इंप्रेशन डालना है और उन्हें बेवकूफी करने वाले स्टाफ से नफरत है। इशिता और सुमित्रा तुरंत वहां से भाग निकली और एक टैक्सी बुलाकर ट्रैफिक में गायब हो गई। महेश ने अपने बॉस के वेलकम के लिए खुद को रेडी किया। हर्षित ने मुख्य हॉल में चंद्रकांत और उसके साथियों पर एक नजर डाली और फिर अपनी नजर वापस महेश पर डाली। मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं है, कल पैसे चुका दो, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। महेश उसकी धमकी से भड़क गया। हर्षित की ओर इशारा करते हुए महेश चिल्लाया, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज रात ही नर्क में नहीं भेज सकता? फिर वह जानबूझकर चिल्लाने लगा, इसके अलावा तुमने ये भी नहीं सीखा कि मेरे पास क्या है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता? महेश अपने एक्शन से बहुत संतुष्ट था। ओमकार को अपने स्टाफ की बेवकूफी करना पसंद नहीं था, लेकिन वो उन स्टाफ मेंबर्स का साथ देता था जो एग्रेसिव और रूथलेस होते थे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंटीक बिजनेस की बात आती थी तो कमजोर पर्सनैलिटी नुकसान ही पहुंचाती थी। इसके अलावा डीले ढाले रिलेशन सिर्फ बेवजह अटेंशन खींचते थे। यही एक चीज थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से महेश ने अपने बॉस के सामने खुद को स्पेशल दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे बॉस मिस्टर ग्रीन, देखो मेरी तरफ, देखो मैं कितना पावरफुल हो सकता हूं। दूर से ही चंद्रकांत ने वो सीन देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। ओमकार और अनिकेत दोनों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके सामने खड़ा आदमी वही लॉर्ड है जिसका जिक्र चंद्रकांत कर रहा था। उन्होंने महेश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तभी लावण्या बोली, क्या वो आपका स्टाफ है मिस्टर ग्रीन? ओमकार ने सिर हिलाया। हाँ वो है मिस चौहान। क्या हुआ? लावण्या ने शिकायत करते हुए कहा, उसने मेरे बॉडीगार्ड का अपमान किया। जैसे ही उसने ये कहा, चंद्रकांत हैरान रह गया। हर्षित कब से लावण्या का बॉडीगार्ड बन गया? फिर वो पूरी तरह से प्रशंसा की नजरों से हर्षित को देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि हर्षित बहुत प्रोफेशनल इंसान है, यहां तक कि वो छेड़खानी के लिए भी बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाता है। तो क्या हर्षित सच में इस तरह के रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं?
जितना ज्यादा वो इस आइडिया पर सोचता उतना ही ज्यादा एक्साइटेड फील करता। चंद्रकांत के दिमाग में तुरंत ही एक बॉडीगार्ड के अपने एम्प्लॉयर का दिल चुराने की इमेज उभर आई। चंद्रकांत तुरंत जीशान को बुलाना चाहता था और फिर से डिस्कस करना चाहता था कि क्या हर्षित और लावण्या साथ सोए थे। ओमकार ने जैसे ही लावण्या के इल्जाम सुने, उसने कंधे उचकाए और इग्नोर करने की कोशिश की। ये आदमी ओमकार एंटीक में मेरा एग्जीक्यूटिव है और वो एंटीक कलेक्टिंग में फर्स्ट क्लास है। अपने बॉडीगार्ड की इतनी फिक्र मत करो, ये बस एक अपमान ही तो था। वैसे भी इसे दिल पर मत लो। थप्पड़। जैसे ही ओमकार ने यह कहा, चंद्रकांत का हाथ सीधा उसके चेहरे पर लगा। थप्पड़ इतना अचानक और तेज था कि ओमकार पूरी तरह से अवाक रह गया। चंद्रकांत ने फिर से दूसरे आदमी को मारा। भले ही उसकी उंगलियां पहले थप्पड़ की मार से कांप रही थीं, उसका दिल डर और गुस्से के मिक्स इमोशन से तेज धड़कने लगा। घुटने टेक और माफी मांग। हर कोई हैरान था, शॉक्ड था, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ओमकार ने तुरंत घुटने टेक दी। मुझे माफ कर दो मिस्टर लैंगफोर्ड। दाढ़ी वाले आदमी ने माफी मांगी। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन शायद मैंने आपको नाराज कर दिया है। चंद्रकांत ने अपनी स्टिक उठाई और सीधा ओमकार के कंधे पर दे मारी। मुझसे माफी मत मांगो मूर्ख, भगवान से माफी मांगो। भगवान? ओमकार ने कंफ्यूज होकर इधर उधर देखा। मिस्टर चंद्रकांत किसकी बात कर रहे हैं? एक सेकंड बाद उसे रियलाइज हुआ जब उसने चंद्रकांत को हर्षित के सामने घुटनों पर बैठे देखा। चंद्रकांत ने विनम्रता से कहा, मुझे खेद है कि मेरे आदमियों ने आपको परेशान किया प्रभु। उसके चेहरे पर घबराहट और टेंशन साफ नजर आ रही थी। इस इंसिडेंट से पहले वो ओमकार और अनिकेत को बहुत पसंद करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मुझे यकीन नहीं होता कि ओमकार एंटीक में एक छोटा सा अफसर हर्षित के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कर सकता है। अगर तरुण को पता चल जाता तो वो मेरा सिर काट देता। ओमकार और अनिकेत दोनों इस रहस्योद्घाटन से हैरान रह गए। ओमकार खास तौर पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था। तो वो चंद्रकांत का बॉस है, वो आदमी जो लैंड रिक्लेमेशन के लिए अप्रूवल तक दिलवा सकता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? न सिर्फ मैंने अपने स्टाफ को उसका अपमान करने दिया, बल्कि मैंने खुद चीजों को और भी खराब बना दिया। धिक्कार है तुम पर महेश किंग, तुमने अब हम दोनों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गुस्से से जबड़ा भींचते हुए ओमकार खड़ा हुआ और महेश को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। घटनाओं के इस अचानक बदले मोड़ से हैरान महेश को लगा कि उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया है। आखिर हुआ क्या? पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत ने एक बॉडीगार्ड के सामने घुटने टेक कर उसे लॉर्ड क्यों कहा? अरे वो आदमी कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं है मिस्टर ग्रीन, महेश अचानक चिल्लाया। वो तो बस हर्षित है। ओमकार के कुछ कहने से पहले ही हर्षित बोल पड़ा, हम पब्लिक प्लेस में हैं, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से उठो। तभी चंद्रकांत खड़ा हुआ। लावण्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपनी पतली उंगलियों से अपना मुंह ढक लिया ताकि जोश में चिल्ला न पड़े। हर्षित? चंद्रकांत लैंगफोर्ड का बॉस है? इसका मतलब हर्षित साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट का असली मालिक है। वाह, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है प्रभु, अपने स्टाफ को अच्छे से डिसिप्लिन न करने के लिए, ओमकार ने कहा और फिर तुरंत महेश को कॉलर से पकड़ लिया। उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। अब मिस्टर हर्षित से माफी मांगो। क्या? मैं क्यों करूं? महेश अभी भी कंफ्यूज था। थप्पड़! ओमकार ने उसे फिर से मारा। क्योंकि वो तुम्हारा मालिक है। वो पूरे साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट मेरे एंटीक बिजनेस और सीजन्स होटल का मालिक है। असल में वो पोलर्टन की 70% प्रॉपर्टी का मालिक है। क्या ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट आंसर है? महेश शॉक्ड रह गया। ओमकार के ये शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे। फिर वो एक सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हर्षित तो बस एक रियल एस्टेट एजेंट से बॉडीगार्ड बना था, है ना? औपचारिक इंट्रोडक्शन देने से पहले चंद्रकांत ने अभी भी शॉक्ड महेश को एक ठंडी नजर से देखा। सुश्री चौहान, क्या मैं आपको मेरे स्वामी श्री हर्षित चतुर्वेदी से मिलवा सकता हूं?
जो साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के बॉस भी हैं। यह ओमकार ग्रीन है, जो ओमकार के एंटीक के इंचार्ज है, और यह अनिकेत ग्रीन है। आखिरी नाम ने महेश का ध्यान खींचा। उसी वक्त उसे अनिकेत की प्रेजेंस का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली। यह सेंसिबल था कि अगर पोलर्टन में कोई नहीं जानता था कि नील युंड कौन था। आखिरकार भले ही नील युंड पूरे पोलर्टन को कंट्रोल करता था, लेकिन वो इतना मिस्टीरियस आदमी था कि हर कोई उसके बारे में नहीं जानता था। लेकिन अगर कोई अनिकेत ग्रीन को नहीं जानता तो वो पोलर्टोनियन होने का दावा नहीं कर सकता। वो आदमी हर्षित के सामने थोड़ा झुका और बोला, फाइनली आदरणीय मिस्टर हर्षित से मिलकर खुशी हुई। लावण्या ने भी हर्षित का सामना किया। नाम के साथ चेहरा जोड़ पाना कितना अच्छा लगता है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर हर्षित। आप सच में जानते हैं कि लो प्रोफाइल कैसे रखना है। उसने एक स्वीट स्माइल दी, लेकिन उसके टोन में हल्की सी तंज थी। हर्षित ने प्राइवेट रूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए सजेस्ट किया, क्यों ना हम अंदर जाकर बात जारी रखें। सभी ने एक साथ उसकी बात मान ली। ओमकार ने महेश को पकड़ लिया और अंदर धकेल दिया, फिर खुद भी अंदर चला गया। महेश का चेहरा सफेद चादर जैसा हो गया था। हर्षित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बस मेरे साथ खिलवाड़ करना ही था, है ना महेश? वो कोई इजी टारगेट नहीं था। जब वो गुस्से में आता था तो बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। तुम अब तक घुटने क्यों नहीं टेके? ओमकार ने महेश के घुटनों के पीछे एक किक मारी, जिससे महेश घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। महेश को फाइनली होश आया। हर्षित, नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर हर्षित, प्लीज मेरी अनजाने में की गई गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपको नाराज करने के लिए बेहद शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे एक और चांस दें, क्योंकि हम कभी हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। हर्षित वहीं बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ महेश को एक ठंडी बेरुखी से भरी नजर से देखा। ओमकार आगे बढ़ा। मेरे प्रभु, क्या आप उसे मरवाना चाहते हैं? उसने बड़े ही विनम्र अंदाज में पूछा। महेश की पैंट लगभग गीली हो गई। हालांकि वो एक ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल बिजनेस चला रहा था, लेकिन ओमकार को अच्छा बिहेव करने के लिए नहीं जाना जाता था। महेश हमेशा उसकी क्रूरता से डरा करता था। आखिरकार कोई आदमी सिर्फ दयालुता से एंटीक मार्केट पर राज नहीं कर सकता। अगर उसने मुझे मारने का डिसीजन लिया तो वो जरूर ऐसा करेगा। यह सोचकर महेश का मुंह सूख गया। वो ओमकार के पास घुटनों के बल आ गया, उसके पैर पकड़ लिए और रोने लगा। नहीं मिस्टर ग्रीन, प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। मैंने आपके लिए इतने सालों तक काम किया है, इसका कुछ तो मतलब होना चाहिए। आपको मुझ पर रहम करना चाहिए। ओमकार ने उसे एक साइड धकेल दिया। तू मुझसे क्यों भीख मांग रहा है? मिस्टर हर्षित ही वो इंसान है जिनसे तुझे माफी मांगनी चाहिए। महेश तुरंत हर्षित की ओर मुड़ा। मिस्टर हर्षित, प्लीज, हम कभी क्लासमेट्स थे, याद है? हमने 3 साल साथ में पढ़ाई की थी। हर्षित इतने दयनीय आदमी पर और ज्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहता था। उसकी बिजनेस बातचीत पहले से ही डिले हो रही थी, इसलिए उसने महेश को एक एग्जिट ऑप्शन दिया। उसने पूछा, क्या तुम वो घर खरीदने जा रहे हो? हाँ, मैं जरूर खरीदूंगा और मैं 2% कमीशन फीस भी भरूंगा, महेश ने झट से जवाब दिया। हर्षित ने धीरे से कहा, मुझे वो दोनों औरतें पसंद नहीं हैं। महेश कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि हर्षित शायद सुमित्रा और इशिता की बात कर रहा है। उसने गुस्से में सिर हिलाया। कोई टेंशन नहीं, उन्हें खत्म ही समझो। मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी अभी किसी और के सामने रिवील हो। हर्षित महेश के पास झुका। उसकी आवाज ठंडी लेकिन वार्निंग से भरी थी। क्या मैंने खुद को क्लियर कर दिया है? ओमकार उसके लेफ्ट में खड़ा था, अनिकेत उसके राइट में और चंद्रकांत उसके पीछे। हर्षित की प्रेजेंस इतनी डोमिनेंट लग रही थी कि महेश अंदर तक हिल गया। हे भगवान, ये कितना भयानक है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हर्षित किस हद तक जा सकता है। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल क्लियर मिस्टर हर्षित। महेश इतनी जोर से सिर हिला रहा था कि उससे ज्यादा जोर से हिलाना पॉसिबल ही नहीं था। हर्षित ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब बाहर निकलो। महेश को जो राहत मिली वह बहुत ज्यादा थी।
उसने जल्दी से सिर झुकाया और चला गया। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी शर्ट पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसने खुद को नॉर्मल सांस लेने दिया। जो हुआ वह बहुत ही अनरियलिस्टिक लगा। हम एक ही उम्र के हैं। हर्षित सिर्फ 10 साल के लिए चला गया था। वह सिर्फ एक डिकेड में इतना पावरफुल और डरावना कैसे बन गया? अनिकेत ग्रीन जैसे लोग भी उसके आगे झुकते हैं। निजी कमरे में लावण्या भी शॉक्ड थी। मुझे पता था कि हर्षित जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। कोई भी आम आदमी वह नहीं कर सकता जो उसने किया। अपने नंगे हाथों से पेपिलियन रेट्रोफिटेड वाहन को टुकड़े टुकड़े कर देना, खुद 4 फेस्ड एंजेल को मार डालना, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह कोई आम आदमी हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हर्षित चंद्रकांत का बॉस है। यह डरावना है। लॉर्ड, हम साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रही फाइल्स, कृपया देख लें। चंद्रकांत ने अपने हाथों में मौजूद फाइल्स हर्षित को थमा दी। लावण्या ने कभी भी अपनी नजर हर्षित से नहीं हटाई। ये वाकई सरप्राइजिंग है। हालांकि हर्षित ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वास्तव में बिजनेस में अच्छा नहीं हूं, आपको इसका इंचार्ज होना चाहिए। चंद्रकांत ने कड़वी मुस्कान के साथ फाइल्स वापस ले ली। अगर ऐसा है तो क्या मुझे सुश्री चौहान के साथ बात करनी चाहिए? हर्षित ने सिर हिलाया। जरूर, मैं इसे आपके कुशल हाथों में छोड़ रहा हूं और मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगा। इसके साथ ही लावण्या ने मुस्कुराते हुए फाइल्स संभाल ली और हर्षित की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। 10 मिनट बाद वे एक अग्रीमेंट पर पहुंचे। अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। चंद्रकांत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अंदर आइए। जो अंदर आई वह 20 साल की एक कमजोर दिखने वाली महिला थी। उसने अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, एम्यूअर लैंगफोर्ड। मैं पोलटन रियल एस्टेट से रीना वर्मा हूं। मैंने सुना है कि आप आज साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के बिजनेस के लिए यहां आए हैं। इसलिए मुझे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बिजनेस के लिए बातचीत करने की उम्मीद है। हर्षित, जो सोफे पर एक तरफ बैठा था, ने आगंतुक को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। वह एक 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक नम्र लड़की की तरह दिखती है। हालांकि उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन से पता चलता है कि वह एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग महिला है। रीना किसी बड़े परिवार से नहीं थी। उन्होंने अपना बिजनेस खुद ही शुरू किया था और बिजनेस के प्रति उनका विजनरी अप्रोच ही था, जिसकी वजह से वह पोलर्टन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। लावण्या ने उसे इंटरेस्ट से देखा और अपनी नजर हर्षित पर घुमाई। वह नंदिनी की कजन है। हालांकि उसके जैसी प्राउड महिला ने शुरू से ही दूसरे परिवारों से नाता तोड़ लिया है। चंद्रकांत मुस्कुराए और बोले, सुश्री वर्मा, आपके सुनने की स्किल्स अच्छी हैं, है ना? रीना का चेहरा काम रहा। बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए आपके पास अच्छी दृष्टि और सुनने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये कहते हुए चंद्रकांत ने उसकी ओर एक्सेप्टेंस भरी नजरों से देखा। वह उसकी बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह जानता था कि उसके लिए सभी ह्यूमिलिएशन सहना और आज की अचीवमेंट्स हासिल करना कितना कठिन था। श्री चंद्रकांत, मैं आज यहां जिले में एक ई-कॉमर्स ब्रांड एस्टैब्लिश करने और आपके एक लॉजिस्टिक्स राउट का एक्विजिशन करने आई हूं। हम क्या बेच रहे हैं? चंद्रकांत ने पूछा। खाना, कपड़े, फर्नीचर या वाहन? खाना, रीना ने कैजुअली जवाब दिया। मैंने साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट पर लंबे समय से ध्यान दिया है। इसका एरिया 5,30,000 स्क्वायर मीटर्स है ना? हालांकि मुझे लगता है कि चीजें डेफिनेटली इतनी सिंपल नहीं है, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक साउथवुड ब्रांड बनाने का फैसला किया। चंद्रकांत ने खुशी से लाफ किया। अगर हां, तो आप किस तरह का खाना बेचने की प्लानिंग कर रही हैं? कोई स्नैक्स या कोई स्पेशल डिश? नहीं, यह आर्टिफिशियली रेज्ड हंस है। सबने एक साथ आंखें सिकोड़ ली। हंस कंट्री द्वारा संरक्षित फर्स्ट क्लास एनिमल्स हैं। अगर कुछ हुआ तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। चंद्रकांत के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ने लगी। मुझे पता है कि आपके पास जेंडेल में एक आर्टिफिशियल फार्म है। हालांकि हंस कंट्री के फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड एनिमल्स में से एक है। उन्हें बिजनेस में बेचना इलीगल है। मैं लॉ तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। रीना ने जवाब दिया।
ये खेती किए गए हंस हैं जो जंगली हंसों से अलग हैं। मुझे पता है, लेकिन क्या सबको पता है? आम जनता के बारे में क्या? जहां तक मुझे पता है, आपके फार्म पर हर महीने कंप्लेंट्स आती रहती हैं। रीना ने सिर हिलाया। मैंने इस प्रोजेक्ट में 100 मिलियन का निवेश किया है। अगर मैं कोई रिजल्ट्स देने में फेल रहती हूं तो मेरे शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इससे मेरे कैपिटल फ्लो में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। चंद्रकांत ने आह भरी। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ 100 मिलियन उधार दे सकता हूं। हालांकि जिले में घीस बेचने का कोई तरीका नहीं है। रीना ने जवाब में सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। धन्यवाद एमी लैंगफोर्ड। जहां तक कर्ज की बात है, मैं फिलहाल उन्हें हैंडल कर सकती हूं। आपका अभी दिन शुभ हो, लावण्या। लावण्या ने उसे चिंता से खींचा। तुम अपना एस्टेट का बिजनेस क्यों नहीं कंटिन्यू करती? हम? क्या तुम्हें अभी भी बुखार है? रीना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ थकावट से अपना सिर हिलाया। लावण्या ने कुछ देर सोचा और हर्षित से कहा, क्या आप उसे वापस भेज सकते हैं? हर्षित ने सिर हिलाया। जरूर, वह मेरा बॉडीगार्ड है, चिंता मत करो। वह अच्छा इंसान है और उसे गाड़ी चलाने का अच्छा टैलेंट है। रीना ने जवाब में सिर हिलाया। असल में हर्षित ने पहले तो मना करने का सोचा था, लेकिन उसे पता था कि कल उसे पासवर्ड तोड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए होगी, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया। चंद्रकांत ने जब उन दोनों को जाते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जिस पल रीना लावण्या की एस्टन मार्टिन में बैठी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर थकावट का भाव उभर आया। पोलर्टन एस्टेट्स तक रीना सीट पर टिक गई। क्या आप नंदिनी को जानते हैं? हर्षित ने अचानक पूछा। रीना ने आंखें खोली। हाँ, क्यों? वह मेरी एक्स वाइफ है और आपकी रिश्तेदार है। हर्षित जब नंदिनी का जिक्र कर रहा था तो वह बातूनी लग रहा था। मुझे पता है, वह एक बेहतरीन महिला है और उनका विजन बहुत बढ़िया है। हालांकि उनके फैमिली की सिचुएशन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब जब वर्मा परिवार फिर से मजबूत हो गया है तो वह मेरी सबसे बड़ी कंपेटिटर होंगी। हर्षित ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? रीना ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा। जब उसने उसके चेहरे के भाव देखे तो वह हैरान रह गई। उस पल उसे फाइनली उसके चेहरे को देखने का मौका मिला। उसका चेहरा दृढ़ था और उसकी गहरी उदास आंखें अपने पीछे एक कहानी छुपाए हुए थीं। रीना ने जवाब दिया, वह मेरा सारा बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहती है। सिर्फ दवा का बिजनेस ही नहीं, बल्कि एस्टेट का बिजनेस, लग्जरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन और बहुत कुछ। पहले तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी अपने बिजनेस को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। जब तक मैं गीत से मुनाफा कमा सकती हूं, तब तक मुझे एस्टेट का बिजनेस उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार अगर वह ऐसा नहीं करती तो दूसरे भी ऐसा करेंगे। रीना ने थोड़ी देर रुककर कहा, हालांकि अब उसने मेरे गीज को भी टारगेट किया है। मुझे पता है कि यह उसका आइडिया नहीं है, बल्कि निगेल का है। निगेल के बारे में सोचकर उसकी भौहें तन गईं। हालांकि वह बिजनेस वर्ल्ड में कई लोगों से मिल चुकी थी, निगेल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे सरप्राइज भी कर सकता था और साथ ही उसे चिंतित भी। वह काम, दबंग और रूथलेस था। इसके अलावा वह एक 100 साल पुराने रिच फैमिली का हिस्सा लग रहा था। निगेल ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया होगा, रीना ने धीमी आवाज में कहा। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना, ये बेकार की बातें हैं। शायद तुम यह भी नहीं जानते कि वह कौन है। वह हर्षित की तरफ माफी मांगते हुए मुस्कुराई। उसके चेहरे पर तिरस्कार का जरा भी भाव नहीं था, बल्कि शांति थी। आपका स्कारलेट स्वान विला कितने समय तक टिक सकता है? उसने पूछा। रीना ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर हेजिटेशन दिखाई। आधा महीना। उन्होंने मेरे सभी सेल्स चैनल्स बंद कर दिए हैं। निगेल पहले से ही अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है। मीडिया इन दिनों मुझ पर हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और लोग मेरे फार्म को नापसंद करते हैं। मुझे अपना बिजनेस बंद करने में सिर्फ आधा महीना लगेगा। ओह, मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिरकार वह खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था। आज मैं 26 साल की हूं।
कोई नहीं जानता कि इन 7 सालों में मैंने कितना कुछ सहा है। यहां तक कि जब मेरी कंपनी क्राइसिस में आती है तो मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे धोखा देने का ऑप्शन चुनता है। हर्षित ने पूछा, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने वर्मा परिवार के पास लौटने से मना कर दिया था? रीना ने उसे सरप्राइज से देखा। तुम्हें कैसे पता? हर्षित सिर्फ मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सजेशन दिया, चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। यह इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि तुम्हारा स्कारलेट स्वान विला 5 दिनों में फिर से एक्टिव हो जाए। इसके अलावा चंद्रकांत तुम्हें वॉलंटरीली एक लॉजिस्टिक रूट देगा और तुम्हें जिले में अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने की परमिशन देगा। स्वाभाविक रूप से रीना को उसके प्रपोजल पर डाउट हुआ। हालांकि उसे मना करना रूड लग रहा था, इसलिए उसने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। हर्षित ने कहा, हम इस मामले में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं और ज्यादा नेगेटिव न्यूज फैला सकते हैं। रीना स्मार्ट थी और उसने तुरंत उसके सुझाव का मतलब समझ लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपनी कमजोरियों को हाईलाइट करने के लिए रूमर्स बनाने और फैलाने में 3 दिन बिता सकते हैं। इतना ही नहीं, हम एक सबसे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ढूंढ सकते हैं जो सबका ध्यान खींच सके और गॉसिप को ट्रेंडिंग बना सके। हम पोलटन टेलीविजन का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। हर्षित ने यह सुझाव देते हुए अपनी आंखें स्क्विंट कर लीं। क्या तुम पावरफुल नहीं हो निगेल? मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम मुझे मात दे सकते हो, जबकि मैं अपना ट्रम्प कार्ड बचा कर रखता हूं। लेकिन निगेल का क्या? रीना ने पूछा। यह सुनकर हर्षित ने सार्कास्टिकली कहा, यदि वह टाई हेवन के वर्मा परिवार के इन्फ्लुएंस का यूज करता है तो मैं उसे अपनी अनबीटेबल प्लान का टेस्ट चखा दूंगा। हर्षित के कॉन्फिडेंस से रीना स्टन्ड रह गई। तुम सिर्फ लावण्या के बॉडीगार्ड हो, ठीक है, लेकिन निगेल वर्मा टाई हेवन किंग के उत्तराधिकारी हैं और वे वर्मा परिवार के सबसे प्रॉमिसिंग मेंबर हैं। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद रीना ने हर्षित पर अपनी डाउट्स जाहिर की और हर्षित ने पेशेंटली उसके हर सवाल का आंसर दिया। हर्षित की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से रीना प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुई और उसने उसे सस्पिशियस नजरों से देखा। क्या तुम सच में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो? अगर ऐसा है तो तुम प्लान बनाने में इतने स्किल्ड कैसे हो? क्या आप सच में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हैं? रीना पूछे बिना नहीं रह सकी। मैं और क्या हो सकता हूं? हर्षित ने सार्कास्टिकली जवाब दिया। रीना ने आगे कहा, क्या तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि इससे तुम्हारी एक्स वाइफ को हर्ट होगा? टेंशन मत लो, यह निगेल और मेरे बीच का मैटर है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हर्षित ने जवाब दिया। रीना ने तुरंत अपनी चिंता जताई। अगर हम गलती से कोई मिस्टेक कर बैठे तो हम सब कुछ लूज कर देंगे और हमारे पास खुद को रिकवर करने का कोई चांस नहीं होगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है रीना। अगर तुम सक्सेसफुल हो गई तो तुम बिजनेस वर्ल्ड में एक क्लासिक बिजनेस वॉर केस स्टडी बन जाओगी, हर्षित ने काल्मली जवाब दिया। हर्षित की बात सुनकर रीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर सोचने के बाद फिर से आंखें खोलीं और सहमति जताई। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारी बात सुनूंगी। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक बिटर स्माइल आ गई। सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक बॉडीगार्ड की एडवाइस पर इतना ट्रस्ट कर रही हूं, जबकि हम पहली बार मिले हैं। अगर डायरेक्टर बोर्ड को इस बारे में पता चला तो वे मुझे नाइव समझकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। हर्षित ने उसकी कमेंट पर हल्की मुस्कान दी। जल्द ही गाड़ी पोलर्टन एस्टेट्स पहुंच गई। सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरें बहुत तेज थीं और जैसे ही उन्होंने $500 मिलियन की कीमत वाली लग्जरी कार देखी, उन्होंने हर्षित और रीना को अंदर जाने की परमिशन दे दी। कार पार्क करने के बाद रीना और हर्षित अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़े। हर्षित को सरप्राइज हुआ कि रीना का घर पोलर्टन की प्राइम प्रॉपर्टी के ठीक पीछे स्थित था। जब वे प्रॉपर्टी के पास से गुजरे तो रीना ने उस पर नजर डाली और कहा, मैंने सुना है कि यह प्रॉपर्टी किसी को बेच दी गई थी और करंट मार्केट वैल्यू 1.3 अरब है। अकेले रेनोवेशन पिछले कुछ सालों से चल रहा है। इस पर हर्षित चुप रहे क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर होने की प्रोसेस से गुजर रही थी। रात की हवा रीना के बालों पर हल्के से बह रही थी, जबकि चमकदार स्ट्रीट लाइट्स हर्षित के लंबे कद और रीना के सुडौल शरीर पर चमक रही थीं। अचानक रीना पर उदासी छा गई। इस बीच हर्षित दूर की ओर देख रहा था।
क्योंकि उसने 5 लोगों को रीना और उसकी ओर उसी डेस्टिनेशन की तरफ आते देखा। वे सभी पोलर्टन की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के पीछे वाली बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। ग्रुप का लीडर एक छोटा आदमी था जो महंगा सूट पहने हुए था। उसका चेहरा चिकना था और उसका दाहिना हाथ पट्टियों में बंधा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि निखिल था, जो समुद्र में लगभग डूब गया था। पहले तो हर्षित ने निखिल को खत्म करने की प्लान बनाई, लेकिन उसे डर था कि नंदिनी इस बात से हर्ट हो जाएगी। इसलिए उसने अपने आदमियों को उसे समुद्र में फेंकने का ऑर्डर दिया और तुरंत वहां से चला गया। उसके बाद निखिल और मार्क पानी से बाहर निकल आए। निखिल के पीछे नंदिनी थी। उसके गुलाबी गालों से लग रहा था कि उसने शायद शराब पी रखी है। उसने एक गुलाबी ट्रेंच कोट पहना हुआ था जो उसकी पतली टांगों को और उभार रहा था। नंदिनी के बगल में ललित और लीला खड़े थे। नंदिनी एक पल के लिए स्टन्ड रह गई जब उसकी नजर हर्षित से मिली। कुछ देर बाद उसका चेहरा डार्क पड़ गया और उसने अपनी नजर रीना पर घुमा दी। हमारा तलाक हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से मजे करने लगे हो। पहले हेमलता थी, फिर लावण्या आई, अब तुम्हारे साथ रीना है। खास बात यह है कि इन तीनों में से कोई भी मुझसे कम नहीं है। हेमलता की उम्र महज 28 साल थी, लेकिन वह पहले से ही एक मेडिकल प्रोफेसर थी जिसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। लावण्या पोलर्टन की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी और सबसे अहम बात, रीना एक ऐसी महान महिला थी जिसने अपने बिजनेस एम्पायर की शुरुआत जीरो से की थी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें रोक दिया था और हमारी शादी में तुम्हारी फ्रीडम छीन ली थी। नंदिनी हर्षित की तरफ बढ़ी और अपना सिर उठाकर सीधे उसके चेहरे को देखने लगी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे जानती ही नहीं। यह एक अजीब लेकिन फैमिलियर फीलिंग थी जिसमें थोड़ी सैडनेस भी थी। क्या तुम हमेशा मेरे लिए अजनबी थे, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें कभी सही मायनों में समझा ही नहीं? क्या तुमने हमेशा मुझसे अपना यह पक्ष छुपाया है? हर्षित ने नंदिनी की तरफ देखा और थोड़ा पीछे हट गया, फिर अपना सिर हिलाकर उससे बात करने में अपनी अरुचि जाहिर की। उस पल नंदिनी के गालों पर आंसू बहने लगे और उसे अपने दिल में एक सिकुड़न महसूस हुई। वह दूसरी तरफ मुड़ी और रोने लगी। चलो चलते हैं। निखिल इस सिचुएशन से गुस्से में आ गया और एक घृणित स्वर में चिल्लाया, हर्षित, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां हो? यह पोलर्टन एस्टेट्स है और यहां हर प्रॉपर्टी की कीमत 3 लाख प्रति वर्ग मीटर है। हम जिस घर में रह रहे हैं वह 300 वर्ग मीटर से ज्यादा है और इसकी कीमत 1 अरब है। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? हर्षित शांत और चुपचाप निखिल को देखता रहा। मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे हो, है ना? मैंने सुना है कि तुम्हें सिर्फ 5,000 मासिक वेतन मिलती है। निखिल ने जानबूझकर टाइम देखने के लिए अपना हाथ उठाया और अपनी कलाई पर बंधी सुनहरी रोलेक्स घड़ी दिखाई। इस घड़ी को देखो जिसकी कीमत 3 लाख है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? मैं तुम्हें नंदिनी से दूर रहने की वार्निंग दे रहा हूं। अगर निगेल को पता चला तो वह नाराज हो जाएगा। ओह, मुझे लगता है कि तुम अभी भी नहीं जानते कि निगेल कौन है ना? निखिल ने आगे कहा। निगेल वर्मा टेहेवन का एक अमीर आदमी है जिसकी टोटल वेल्थ 100 अरब से ज्यादा है और दुनिया भर में उसके फॉलोअर्स हैं। वह मेरी बहन को पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करते हो, लेकिन वह मेरी बहन को बहुत कुछ दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए उसने यह प्रॉपर्टी मेरे पिता को बिना किसी हेजिटेशन के गिफ्ट कर दी जिसे तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पोलर्टन की सबसे महंगी बिल्डिंग दिख रही है? इसकी कीमत 1.3 अरब है और निगेल ने इसे मेरी बहन को गिफ्ट करने की प्लानिंग की थी, अगर यह पहले से ही किसी और के पास नहीं होती। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह मेरी बहन को जो चाहे दे सकता है। लेकिन तुम्हारा क्या? निखिल हर्षित के करीब आया, यह भूलते हुए कि उसने कल रात एक गरीब कुत्ते की तरह हर्षित से अपनी जान की भीख मांगी थी। हर्षित ने निखिल के दाहिने हाथ की ओर देखा, जहां पिछली रात पोकर कार्ड खेलते हुए हर्षित ने उसकी 3 उंगलियां काट दी थीं। फिर वह जोर से हंसा और पूछा, क्या तुम्हारी उंगलियां अभी भी दर्द कर रही हैं? मजाकिया सवाल सुनते ही निखिल का चेहरा बिगड़ गया। उसने हर्षित की छाती पर अपनी उंगली उठाई और चिल्लाया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम कूड़ा हो।
हर्षित ने तेजी से उस उंगली को पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ निखिल की बाईं तर्जनी उंगली टूट गई। आह! निखिल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे मार डालो, उसे अभी मार डालो, मेरी उंगली फिर से टूट गई है। हर्षित, हर्षित! ललित झपटा और उसे लात मारी। हर्षित ने आसानी से इसे चकमा दे दिया, जिससे ललित लड़खड़ा गया और उसका सिर लैंपपोस्ट से टकरा गया। उसी पल उसका माथा सूज गया। क्या बकवास है, ललित चिल्लाया। लीला ने निखिल को अपनी बाहों में भर लिया और हर्षित की ओर इशारा करते हुए पागलों की तरह चिल्लाई, तुम एक उपद्रवी हो, मैं पुलिस को बुला रही हूं। अपनी बात खत्म करते हुए उसने अपना फोन निकाला। हालांकि फोन अचानक लीला के हाथ से छीन लिया गया। अप्रत्याशित रूप से यह नंदिनी का काम था। मां, बस रहने दो। नंदिनी थकी हुई लग रही थी। क्या मैं काफी थकी नहीं हूं? लीला गुस्से से चिल्लाई। उसे देखो, उसने केव की उंगली फिर से तोड़ दी। नहीं, हम इसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। अभी निगेल को बुलाओ और उसे हर्षित को हमेशा के लिए संभालने दो। नंदिनी, मुझे आज ही उसका खात्मा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। निखिल ने अपनी उंगलियां पकड़ लीं, जबकि उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। निखिल! नंदिनी ने अपनी आवाज ऊंची की। तभी निखिल को झटका लगा और नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। यह असहायता और थकान का मिश्रण था, जिसमें थोड़ी निराशा भी थी। नंदिनी ने पोलर्टन में टेहेवन के वर्मा परिवार की राजदूत बनने के लिए केवल एक साधारण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सहमति दी थी, हर्षित के साथ फिर से जुड़ना और अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करना। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह गलत थी। हर्षित ने उसे दृढ़ता से छोड़ दिया था और यह साफ था कि वह उससे दूरी बना रहा था। मुझे ये सब करने का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है। उस पल नंदिनी ने हर्षित के साथ दोबारा रहने के अवसर के लिए लड़ने की इच्छा खो दी। हर्षित ने फुसफुसाते हुए कहा, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी भी अपनी काबिलियत साबित करनी है जब यह जरूरी हो। हर कोई सोचता है कि आप स्मार्ट हैं और मैं भी यही मानता हूं। यह आपका फैमिली है जो आपकी तरक्की को रोक रहा है। चूंकि टेहेवन के वर्मा फैमिली ने आपको अपना एम्बेसडर चुना है, इसलिए इंश्योर करो कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। नंदिनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अपना ध्यान सिर्फ रीना पर केंद्रित कर लिया। हालांकि रीना कमजोर दिख रही थी, लेकिन वह जिद्दी थी और दूसरों से बेहतर बनने की चाहत रखती थी। इसलिए वह निडरता से नंदिनी को घूरती रही। नंदिनी ने कहा, आप स्कारलेट स्वान विला का ओनरशिप कभी नहीं ले सकते। रीना ने पूछा, क्यों? क्योंकि निगेल अपना कदम उठाने वाला है, नंदिनी ने जवाब दिया। रीना नंदिनी के एटीट्यूड और बिहेवियर से परेशान थी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने हर्षित की बांह पकड़ ली। ये ठीक है, क्योंकि मेरे पास हर्षित है। रीना की हरकत से हर्षित दंग रह गया। वह अपना हाथ खींचना चाहता था, लेकिन रीना ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। रीना का ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, नंदिनी को भड़काना। नंदिनी जितनी ज्यादा नाराज होती, रीना उतनी ही ज्यादा खुश होती। जैसा कि अपेक्षित था, नंदिनी ईर्ष्यालु थी। उसने रीना को गुस्से से घूरते हुए कहा, स्कारलेट स्वान विला 5 दिनों में गायब हो जाएगा। स्कारलेट स्वान विला 5 दिनों में पोलर्टन में सबसे पॉपुलर ट्रेडमार्क बन जाएगा, रीना ने नंदिनी को चैलेंज देते हुए जवाब दिया। नंदिनी ने उन दोनों को घूर कर देखा और फिर मुड़कर चली गई। रुको, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, निखिल ने हताशा में कहा। हर्षित ने उन 4 लोगों को अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। मुझे समझ नहीं आया, रीना बोली। क्या? नंदिनी तुमसे बहुत प्यार करती है। दूसरी ओर तुम हमेशा उसके हित में सोचते हो। ऐसी स्थिति क्यों आई? रीना ने पूछा। क्योंकि मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं। हालांकि हर्षित की आवाज धीमी थी, लेकिन यह जानना मुश्किल नहीं था कि वह दुखी था। रीना उसकी बातें सुन सकती थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या मतलब है। हर्षित नूह की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ था। नूह को परजीवी के नाम से भी जाना जाता था। अगर हर्षित उससे छुटकारा पाना चाहता तो यह मुश्किल नहीं था। हालांकि अगर वह उस शहर में नूह के प्रभाव को कम करना चाहता
तो यह एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पोलर्टन में उस आदमी के कितने अधीनस्थ या कनेक्शन हैं। भले ही नूह मर चुका था, नंदिनी को नूह की बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझे बिना सेफ नहीं माना जा सकता था। इसलिए हर्षित को पता था कि नंदिनी के साथ ज्यादा संबंध न रखना ही उसके लिए बेहतर है। यही वजह थी कि वह हमेशा खुद को उससे दूर रखना चाहता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत ब्रैडली को एक मैसेज भेजा, कृपया नूह की बैकग्राउंड और शहर में उसके प्रभाव की जांच करें। ठीक है, मैं पहुंच गई हूं, अब आप घर जा सकते हैं, रीना ने कहा। हर्षित ने जवाब में सिर हिलाया। रीना ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे के सामने झुक गई। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगले दिन लड़ाई शुरू होगी। अगली सुबह नंदिनी पोलर्टन फार्मा की मुख्य इमारत में पहुंची। पोलर्टन फार्मा की डायरेक्टर बनने के बाद से वह बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर रही थी। नंदिनी ने अब एक रियल एस्टेट कंपनी, एक लग्जरी सामान एजेंसी कंपनी स्थापित की थी और एक ई कॉमर्स ब्रांड डेवलप किया था। वह अपने ऑफिस में बैठकर हर तरह की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। इससे बिजनेस चलाने में उनकी टैलेंट और निखर कर सामने आई। पोलर्टन फार्मा की लिस्टिंग प्रोसेस को पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि स्थिति अभी भी अनस्टेबल है। हम फिलहाल रियल एस्टेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब मौसम जल्दी ही बदल रहा है। जब ऐसा होता है तो लोगों को सर्दी लगना आम बात है। हम अब सर्दी की दवा का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्या आप प्लीज अविराज को इनविटेशन भेज सकते हैं? वह लग्जरी सामानों के एक टॉप डिजाइनर हैं। चलो देखते हैं कि क्या हमें उनके साथ कोलैब करने का चांस मिलता है। नंदिनी ने लगातार कई फोन कॉल्स किए। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा कि एक लंबा सुंदर लड़का दीवार के सहारे झुका हुआ उसकी ओर एडमायरिंग नजरों से देख रहा था। उस आदमी से एक डराने वाली आभा निकल रही थी और उसकी बड़ी चमकती हुई आंखें थीं। उसके बाल छोटे थे और वह कम से कम 1.9 मीटर लंबा लग रहा था। उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसके कपड़ों के माध्यम से उसकी मजबूत मांसपेशियां हल्की सी दिखाई दे रही थीं। वह आदमी काफी डिटरमिन्ड था। अपनी जगह पर जड़वत खड़े रहने के कारण उसकी प्रेजेंस ने सभी को सिक्योरिटी का एहसास कराया। यह निगेल वर्मा था। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, निगेल ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में प्रशंसा की। नंदिनी ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई। निगेल, तुम यहां क्यों हो? निगेल ने बताया, मैं 2 बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात, यह दवा उद्योग से रिलेटेड है। मुझे डर है कि आपको अनिकेत से मिलने के लिए मेरे साथ जाना होगा। अगर हम अस्पतालों को दवा बेचना चाहते हैं तो उसका अग्रीमेंट लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रीना आज एक भोज का आयोजन कर रही है। उसने पोलर्टन में कई बड़े लोगों को लाल हंस का आनंद लेने के लिए इनवाइट किया है। नंदिनी को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। क्या तुम्हारा मतलब है कि हम रीना के बारे में नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं? वास्तव में हम सभी जानते हैं कि जंगली जानवरों को खाना इलीगल है। निगेल ने अपना सिर नीचे करके अपने नेल से खेलते हुए कहा। उस समय वह अभी भी दीवार के सहारे झुका हुआ था, लेकिन उसने लाल हंसों को जन्म दिया। नंदिनी ने भौहें सिकोड़ी। निगेल ने अपना सिर उठाया। लोगों को इस बारे में पता नहीं चलेगा। उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि कहीं हंस उनके पास वायरस न ले आए। यह सुनकर नंदिनी गहरी सोच में डूब गई। हमें खबर को नॉर्मल तरीके से नहीं फैलावना चाहिए। ध्यान रखें कि हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा सजेशन है कि हम इसे इन 3 स्टेप्स के अनुसार करें, निगेल ने समझाया। नंदिनी ने जवाब दिया, कृपया बोलते रहिए, मैं सुन रही हूं। सबसे पहले हम सबूत के तौर पर हंसों को खाते हुए उनका वीडियो लेंगे। फिर हम सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले कुछ फेमस अकाउंट्स खरीद लेंगे और फिर उनके अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करेंगे। हम नेटिजन्स के बीच अफवाह फैलावन्या जारी रख सकते हैं कि उन एनिमल्स को खाना इलीगल है। नंदिनी ने अपनी सांस रोक ली और सुनते समय अपने कान अटेंटिव कर लिए। आखिर में हम व्हाट्सएप पर खबर फैला सकते हैं और साथ ही उनके गलत कामों पर जोर दे सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हम इस ब्रेकिंग न्यूज को पोलर्टन टेलीविजन पर रिपोर्ट करवाएंगे। पोलर्टन टेलीविजन पर दिखाई गई न्यूज
जनता के लिए बहुत रिलायबल थी, क्योंकि यह पोलर्टन का ऑफिशियल न्यूज चैनल था। इसमें कोई डाउट नहीं था कि यदि स्कारलेट स्वान विला न्यूज में आ गया तो उसे डेंजरस स्थिति में डाल दिया जाएगा और उसे कभी भी अपनी स्थिति बदलने का चांस नहीं मिलेगा। इन 3 स्टेप्स के बाद स्कारलेट स्वान विला कभी भी इतनी इजीली नहीं बच पाएगा, यहां तक कि कुछ 100 मिलियन के साथ भी। निगेल ने ठहाका लगाया। हाथ बढ़ाते समय उसके चेहरे पर ठंडक थी, जैसे वह हवा में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। निगेल की योजना के बारे में सोचते ही नंदिनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह निगेल के मेथड से हैरान थी, जो एक्सट्रीमली क्रूल थे। उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखते हुए निगेल मुस्कुराते हुए उसके पास गया। फिर उसने नंदिनी की ओर देखा। उसने सीक्रेटली एडमिट किया कि नंदिनी एक खूबसूरत लड़की थी, उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और